नीरजा जी के पास में जाऊं, लेकिन उसके पहले प्रदीप गुप्ता, पिछली बार के चुनाव में 419 पर कांग्रेस चुनाव लड़ी और उनमें लगभग 209 सीटें ऐसी रही जो कांग्रेस सेकंड लीड में रही। दूसरी चीज, अब 2024 में लेकिन प्रेशर ये होगा कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे घटक दल हैं इंडिया में जो, जैसा कह भी रहे विनोद जी की, सब प्रेशर बिल्डिंग एक्सरसाइज में लगे हुए हैं कि कांग्रेस की सीटें कम हो। और ममता बनर्जी ने भी बात कही कि जो राज्यों में पार्टियां मजबूत हैं उन्हें सीट दी जाए, कांग्रेस वहां पर अपना दावा छोड़े, जो राज्यों की पार्टियां हैं उन्हें मजबूत करने पर अपनी शक्ति लगाए। ऐसे में ये जो सीट शेयरिंग वाला फॉर्मूला है, ये कैसे आपको बनता हुआ दिख रहा है 2024 में? देखिए गरिमा जी, सबसे पहली बात है जो हम इंडिया की बात कर रहे हैं वो मुझे लगता है करीब 140 सीटों के ऊपर तो अभी करीब करीब हम ये मान सकते हैं कि राय बनती हुई नजर आ रही है। सीट शेयरिंग में और क्लियरिटी आ जाएगी। वो 140 सीटों पर, ठीक है। तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, ये राज्य ऐसे कह सकते हैं कि इसमें अमूमन राय बनती नजर आ रही है। 100 सीटें ऐसी हैं जहां पर केवल कांग्रेस और बीजेपी की ही टक्कर होनी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात को भी हम कह सकते हैं, हालांकि आम आदमी पार्टी आ चुकी है, हिमाचल, उत्तराखंड, तो 100 सीटें ये है। लेकिन 300 सीटें ऐसी है जिनके ऊपर कहीं दूर दूर तक ये नजर नहीं आ रहा कि 1 बाय 1 का कॉन्टेस्ट होगा। उसके अंदर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है 80 सीटों के साथ, महाराष्ट्र है 48 सीटों के साथ, कर्नाटक है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, तो और पंजाब, दिल्ली और गुजरात, जहां पे कि आम आदमी पार्टी के साथ क्या सही मायने में कांग्रेस सीट शेयरिंग कर पाने में सफल हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। कहने का मतलब ये हुआ कि केवल 140 सीटों के ऊपर 1:1 नजर आ रहा है इस समय पर। हम कितनी भी, यानी इंडिया कितनी भी अर्जेंसी कर ले, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि इस 140 सीटों के ऊपर से आगे जाता कम से कम आज की डेट में नजर नहीं आ रहा है। यदि सबसे बड़ा जो इसमें खास बात है, बीएसपी, जब तक 80 सीटें, पिछली बार बीएसपी और सपा का गठबंधन था, बावजूद उसके बीजेपी और अपना दल ने मिलकर 64 सीटों पर जीत हासिल की और 15 सीटों के ऊपर गठबंधन ने और 1 सीट करीब कांग्रेस ने जीती। तो कहने का मतलब यह है कि जिसको हम 1 on 1 बोलते हैं, यदि वो कम से कम आधी सीटों के ऊपर तो हो, कम से कम 300 सीटों का ऊपर तो हो, तब तो मुझे ऐसा लगता है कि हम उसको रियल में कह पाएंगे कि ये 1 on 1 है। उसके बिना 1 on 1 की कल्पना करना नहीं। प्रदीप जी, दावा तो यही किया जा रहा है कि लगभग 400 से 450 सीटों पर 1 against 1 के कैंडिडेट तैयार हैं, ये दावा है। आप सोशियोलॉजिस्ट हैं, चुनाव विश्लेषक हैं, आप ज्यादा बेहतर बताएंगे। मैं इसीलिए आपको गिना देता हूं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जहां पे अकाली दल भी, अभी उसको नहीं भूलना चाहिए, यदि आम आदमी पार्टी और इसमें भी सहमति बन जाती है कांग्रेस में, उसके बाद भी दिल्ली, जम्मू कश्मीर में, हाँ मैं कहता हूं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, यहाँ पर तो सीधी कांग्रेस की फाइट है। उसके बाद आप आ जाइए महाराष्ट्र के अंदर, अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, और हो भी जाए तो आप देखिए कि पूरी टूटी फूटी बात हो गई है, चाहे शिवसेना की करें चाहे एनसीपी की करें। 2.5 इज इक्वल टू एज अगेंस्ट 1.5 हो गया। कांग्रेस को 1 मान लें और क्वार्टर एनसीपी और शिवसेना का मान लें तो वो 1.5 होता है। तो आप उसके लिहाज से देख लीजिए। उसके बाद जो रह गई बात, बिहार में और झारखंड में हम कह सकते हैं कि बिल्कुल दोनों जगह पे जेएमएम के साथ वहां पर, और यहाँ पर कांग्रेस और आरजेडी और जेडीयू का अलायंस पुख्ता नजर आ रहा है। वहां पे कोई शक या सवाल नहीं है इन 54 सीटों के ऊपर। तमिलनाडु में कोई सवाल नहीं है 40 सीटों के ऊपर पांडिचेरी की मिला के। तो और वेस्ट बंगाल में भली मैं कह सकता हूं कि लेफ्ट पार्टी फिर भी मुझे पता है कि अलग से चुनाव लड़ेगी, बट ये मान लेते हैं कि उन 42 सीटों के ऊपर सहमति बनती दिख रही है। लेकिन उसके अलावा जो कहानी है, वो कहानी में अभी बहुत क्लैरिटी बाकी है। और विनोद जी कह भी रहे हैं कि अब से पहले जब जब गठबंधन सरकारों के लिए प्रयोग हुए, तब हर बार चीजें और इवॉल्व हुई, और इस बार तो और इवॉल्वमेंट के दौर में है। इंडिया बनने के बाद से 1 against 1 का फॉर्मूला आ गया। नीरजा जी, वो पॉजिटिव, क्योंकि इतिहास ने तो बहुत बार बताया